हेलो एवरीवन। आज हम एक नीट का क्रैश कोर्स कर रहे हैं फ्री में यूट्यूब में। तो आज हम सेल चैप्टर को कर रहे हैं। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक एक चैप्टर को हम करेंगे। इसमें जैसे सारे टीचर्स यूट्यूब में कराते हैं, इससे ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा। जो स्टोरी रहेगा चैप्टर के बारे में, जो बैकग्राउंड रहेगा वो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा एनसीईआरटी से, जो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको याद रह जाए। ठीक है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बस समझाने के लिए है, वो एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको याद रखाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ओरिजिन के बारे में देखते हैं, सेल के ओरिजिन के बारे में। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 4.6 इंटू 10 to the power 9 ईयर्स एगो सेल की फॉर्मेशन, जो अर्थ की फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हुआ, कूल डाउन हो गया। ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन हो गया। जब कूल डाउन हो गया तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ के वाटर बना। ठीक है, जब वाटर बने, वाटर के वजह से लार्ज ओशियंस बने, और इसी ओशियन में ही फर्स्ट लिविंग सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल का फॉर्मेशन हुआ। जो फर्स्ट लिविंग सेल था उसका नाम था प्रोटोसेल। प्रोटोसेल, इसका एक नाम भी रहता है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं हम कोआ सर्वेट। कोआ सर्वेट, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखो प्रोटोसेल। ठीक है, प्रोटोसेल जो था, जो पहला लिविंग सेल था, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसमें बस एक कवरिंग था। ठीक है, इसमें बस एक कवरिंग था, और वो कवरिंग फैटी एसिड से बना हुआ था। कवरिंग फैटी एसिड से बना हुआ था, और सेल के अंदर कुछ नहीं था। ठीक। प्रोटोसेल के बहुत सालों बाद, प्रोटोसेल के बहुत सालों बाद आया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल के बाद आया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो था वो प्रोटोसेल से कैसे डिफरेंट था। प्रोकैरियोटिक सेल जो था उसमें कवरिंग तो थी, उसके साथ इसमें इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं था। ठीक है, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होती है। एक्चुअली जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रो का मतलब ही है, प्रो का मतलब ही है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड। ठीक है, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। तो इसमें ओल्ड या प्रिमिटिव न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूं यूकैरियोटिक सेल में, दैट इज ए डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में बात करो, ये एक डबल मेम्ब्रेन, डबल
मेम्ब्रेन। और ये किससे बना है? फोस्फोलिपिड से बना है, फोस्फोलिपिड से बना है, ठीक है, फोस्फोलिपिड से बना है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? एक सेल वॉल होता है, ठीक है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन भी होता है, उसके नीचे उसके नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं। इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और क्या प्रेजेंट है इसमें? और जो मेन ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। इसको हम बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और एनर्जी फॉर्मेशन के लिए इसके सेल वॉल से एक एक्सटेंशन आता है, ऐसा बनता है, इट इज नोन एज मेसोजोम। मेसोजोम क्या करता है? जो यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वही मेसोजोम का फंक्शन, ठीक है। जो यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वही मेसोजोम का फंक्शन है। और ये क्या है? फ्लैजेला है। ये क्या है? फ्लैजेला है। तो इतना स्ट्रक्चर आप याद रखो, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और इसमें क्या रहता है? और एक इम्पोर्टेंट चीज रहता है इसमें, एक सर्कुलर डीएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। ये यूकेरियोटिक सेल में नहीं मिलता, ये यूकेरियोटिक सेल में नहीं मिलता। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइकोप्लाज्मा भी आएगा, ठीक है, बैक्टीरिया आएगा, माइकोप्लाज्मा भी आएगा। माइकोप्लाज्मा मतलब हैविंग नो सेल वॉल, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी आएगा, माइकोप्लाज्मा भी आएगा। ये सब, ये जो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा हैं, तो ये किस किंगडम के पार्ट हैं हम पढ़ेंगे आगे जाके। जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब पढ़ेंगे ये मोनेरा किंगडम के पार्ट है। इस किंगडम के पार्ट है, मोनेरा किंगडम के पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक्स। अभी देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या चेंजेस हुए? उसमें पहले तो जो सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है। क्या आ गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। उसके अंदर डीएनए है। क्या है? उसके अंदर डीएनए है, उसके अंदर है डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। यू का मतलब है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। तो ये इसका ट्रू न्यूक्लियस है। जो यूकैरियोटिक है उसके के पास क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है। तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
और इसके पास इसके अंदर डीएनए है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे बना है? सेम फोस्फोलिपिड से बना है। फोस्फोलिपिड क्या है आगे मैं समझाऊंगा। इसके अंदर और क्या क्या होते हैं? इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, इसके अंदर ईआर होते हैं, ईआर। ईआर ईआर के ऊपर भी राइबोसोम होते हैं। दो टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, ठीक है। एक रह गया मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, जो कि ईआर के साथ लगा हुआ होता है। एक रह गया फ्री राइबोसोम, जो कि साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है। और चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है। चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म। राइबोसोम के बाद और क्या रहता है इसमें? राइबोसोम के बाद इसमें रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या रहता है? इसमें रहता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। इसमें रहता है पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम। और क्या रहता है इसमें? और एक चीज जो रहता है वो है गोल्गी बॉडी, ठीक है। और क्या रहता है इसमें? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम। और क्या रहता है इसके अंदर? एक न्यूक्लियोलॉस रहता है, न्यूक्लियोलॉस। ये क्वेश्चन आया था इस बार नीट में कि न्यूक्लियोलॉस का फंक्शन क्या है, मतलब पूछा था इनडायरेक्टली कि आरआरएनए कहाँ पे सिंथेसिस होता है। आरआरएनए हमेशा न्यूक्लियोलॉस में सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोलॉस में। ये क्वेश्चन इस बार के नीट में आया था जो पेपर कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल में भी दो टाइप्स ऑफ सेल हैं। एक है एनिमल सेल, ठीक है। दूसरा है प्लांट सेल। दूसरा है प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल को बनाते हैं एक बार। प्लांट सेल में कुछ चेंजेस रहता है जो एनिमल सेल से अलग होता है। यहाँ पे एक बीच में बहुत बड़ा सा लार्ज साइज रहता है वैक्यूल। क्या रहता है? वैक्यूल। इसको सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैक्यूल। कभी कभी ये न्यूक्लियस के जगह को ले लेता है, न्यूक्लियस की जगह को ले लेता है, इसलिए न्यूक्लियस साइड में हट जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस थोड़ा साइड में हट जाता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है एक्स्ट्रा? इसमें रहता है प्लास्टिड। इसमें रहता है प्लास्टिड। वैक्यूल रहता है, प्लास्टिड रहता है, न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के साथ ईआर रहता है, ठीक है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में था, एनिमल सेल में था, इसमें रहता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसमें क्या रहता है? इसमें गोल्गी बॉडी रहता है,
गोल्गी बॉडी रहता है। गोल्गी बॉडी को प्लांट में डिक्टियोजोम भी बोलते हैं, डिक्टियोजोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में है डिफरेंस। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है, और इसमें सेल वॉल रहता है, सॉरी एक चीज, सेल वॉल रहता है। ठीक है, प्लांट सेल में क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन भी रहता है, सेल मेम्ब्रेन भी रहता है। ठीक है, हो गया। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल क्या डिफरेंस है। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम रहता है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं रहता। प्लांट सेल में वैक्यूल रहता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं रहता। प्लांट सेल में प्लांट सेल में प्लास्टिड रहता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं रहता। ठीक है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट रहता है, और उसके जगह एनिमल सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक एक ऑर्गेनेल को। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बोथ एनिमल सेल जो सेल चैप्टर का आधा पढ़े थे, उस उसमें हम उसी के बाद ही कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, आज का चैप्टर रहेगा सेल चैप्टर का, हम देखेंगे प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पहले स्टोरी सुनो। जब साइंटिस्ट लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर कर रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तब क्या हुआ, उन्होंने एक मॉडल सेल लिया जिसको बोलते हैं आरबीसी। उन्होंने आरबीसी क्यों लिया, आरबीसी इसलिए लिया क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियस नहीं होता है तो क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आएगा, कोई भी ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई ऑर्गेनेल या मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने आरबीसी लिया। और शॉकिंग बात यह है, जब उन्होंने आरबीसी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट किया, वो आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेंथ था, जो सरफेस एरिया था, वो आरबीसी के सरफेस एरिया से डबल था। तो इससे ये पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाई लेयर है, दो लेयर में है, बाई लेयर है। पहला स्टोरी पता चल गया। सेकंड सेकंड चीज ये है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। कौन सा लिपिड, स्पेसिफिकली फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड बना कैसे है, इसमें क्या क्या है, इसमें फॉस्फेट है, इसमें ग्लिसरॉल है, इसमें फैटी एसिड है। ठीक है,
मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CH2, यहाँ पे एक फैटी एसिड होता है, COH। CH2, यहाँ पे होता है फॉस्फेट। तो इसी रीजन को हम हेड रीजन बोलते हैं, और इसी ये दोनों को हम बोलते हैं टेल्स। ठीक है। तो डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेड, इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। जो टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करता है। टेल हाइड्रोफोबिक क्यों होता है? क्योंकि उसमें फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड की वजह से वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हुआ इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ तब पता चलेगा। ठीक है। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक रीजन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक सेक्शन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है। तो ये जो एरिया है ये है हाइड्रोफिलिक, और ये जो एरिया है ये है हाइड्रोफोबिक। ठीक है। तो प्रीवियस एक क्वेश्चन था नीट का, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इसको इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हुआ, उस सरफेस पे तो रिएक्ट करेगा बट अंदर इजीली नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो कोर एरिया है ये हाइड्रोफोबिक एरिया है। समझ गए? और मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड नहीं होता, मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है, मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है और मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है। मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मेनली आउटर साइड पे होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आउटर साइड में क्या होता है, सिग्नलिंग करता है। प्रोटीन्स क्या करते हैं? मेनली चैनल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चैनल्स बनाते हैं। तो एक मॉडल है जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। इसमें इसने बोला, दो चीजें बोला, फ्लूइड बोला, मोजाइक बोला। किसको बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला। फ्लूइड क्यों बोला? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड जो होता है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए इसी चीज को बोला जाता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है।
एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। फ्लूइड कैसा होता है, कोई लिक्विड है तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, कांस्टेंट थोड़ी रहते हैं। तो यहाँ पे लिपिड भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो इसलिए इसको फ्लूइड नेचर है। और मोजेक क्या है, मोजेक इसीलिए बोला क्योंकि ऊपर से अगर मैं इसको देखूं तो इसमें लिपिड भी दिखेगा, इसमें प्रोटीन भी दिखेगा, इसमें लिपिड भी दिखेगा, इसमें प्रोटीन भी दिखेगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को बोला जाता है मोजाइक पैटर्न। मोजाइक पैटर्न, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स वो मेनली दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कैसा होता है, अगर ये मेम्ब्रेन है तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको स्पैन करके रहता है, स्पैन करके रहता है ऐसे स्नेक की तरह। ठीक है, और एक है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, अगर ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के नजदीक ऊपर ऊपर से प्रोटीन्स हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि हमने पेरिफेरल मेम्ब्रेन को निकाल दिया मेम्ब्रेन से, तो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बाहर है। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को निकालने की कोशिश करें, तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज हो जाएगा, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर टूट जाएगा। ठीक है, और एक दो बातें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है कोलेस्ट्रॉल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, फ्लूइडिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेम्ब्रेन पे, उनका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है सिग्नलिंग करना। सिग्नलिंग क्या है, कोई सिग्नल आ रहा है, कोई सिग्नल आ रहा है, आइदर उसको रिसीव करेंगे नहीं तो उसको सेंड करेंगे, दो चीजें हैं। तो सिग्नलिंग करना इनका काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि क्या है, आ, हमारी सेल की कवरिंग है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक खत्म करते हैं, राइबोसोम। पहली बात, राइबोसोम में क्या क्या होता है, राइबोसोम में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, इसी आरएनए और प्रोटीन्स को मिला के राइबोसोम बनता है। एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। ठीक है, और इसको मेजर करने का यूनिट क्या होता है, एस होता है। इसको स्क्वेर्ड वर्ग, बहुत टीचर ये आपको नहीं बोलेंगे कि इस स्क्वेर्ड वर्ग यूनिट को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है।
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब ही यही है कि ये लेयर्ड में, ये जो RNA और प्रोटीन के लेयर में है, लेयर बना हुआ है, इसीलिए सेडिमेंटेशन बोला जाता है। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो प्रोकैरियोट राइबोसोम 70S का बना हुआ है, यूकैरियोट राइबोसोम 80S का बना हुआ है। तो 70S का जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो डिवाइडेड है 50S एंड 30S। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये 50S 30S मिलके 70S होगा, क्योंकि 50S और 30S को मिलके इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, इसका जो लेयरिंग है और इसका जो लेयरिंग है, अगर मिला दिया जाए तो 70 का लेयरिंग आता है। इसीलिए इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को अगर मिलाते हैं तो 70S का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आता है। इसलिए इसका इन दोनों को मिलाने से 70S आता है। ऐसे ही अगर यूकेरियोट की बात करें, यूकेरियोट की बात करें 70S 80S राइबोसोम होता है और ये डिवाइडेड होता है 60S एंड 40S। तो इन दोनों की सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को जब हम मिलाते हैं 80S की सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आता है, इसलिए हम इसको 60S और 40S करते हैं। इसमें लार्ज सब यूनिट 60S है, स्मॉल सब यूनिट 40S है, और प्रोकैरियोट में 50S एंड 30S। ठीक है। और राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। प्रोटीन सिंथेसिस करना नहीं है, हेल्प करना। ठीक है। ये कौन सा हेल्प करता है? ये प्लेस प्रोवाइड करता है RNA को, mRNA को प्लेस प्रोवाइड करता है। किसको? mRNA को। ठीक है। कैसे प्रोवाइड करता है? ऐसा होता है, लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट, यहाँ पे mRNA होता है और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता जाता है। और क्या करता है? जो प्रोटीन के बीच में, मतलब एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एक एमिनो एसिड और दूसरे एमिनो एसिड के बीच में ये कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड को कौन बनाता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड को राइबोसोम ही बनाता है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। ठीक है। इतना राइबोसोम के बारे में याद रखो, एनएफ है। एक चीज याद रखना, इस बार क्वेश्चन आया था कि RNA कहाँ पे सिंथेसिस होता है। इसको राइबोसोमल RNA इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये राइबोसोम फॉर्मेशन करता है। RNA कहाँ पे सिंथेसिस होता है? RNA न्यूक्लियोलॉस में सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोलॉस में सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा बॉडी है, न्यूक्लियोलॉस, वहां पे सिंथेसिस होता है। ये क्वेश्चन आया था इस बार 2026 में, नीट में। ठीक है। तो इसके बाद राइबोसोम हो गया। हम को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। आज मैंने क्या पढ़ाया? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने अच्छे से पढ़ाया, तो एक बार ये रिवाइज कर लेना आप। और जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है लाइफ के बारे में, एग्जाम के बारे में, मुझे पूछना है कमेंट में, मैं बताऊंगा। कमेंट करो, एक लाइक कर दो वीडियो को, ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। ठीक है। और इसका पहला पॉइंट ये है कि दो टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। एक होता है ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको सबको पता होगा।
स्मूथ में क्या होता है, देर इज नो राइबोसोम एंड उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम होता है। यहाँ पे राइबोसोम होता है। राइबोसोम जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकिन राइबोफोरिन करके चैनल से राइबोसोम जुड़ा होता है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एनसीईआरटी में नहीं है। राइबोसोम जुड़ा होता है राइबो रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोफोरिन नाम का चैनल है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, रफ का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग। सपोज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है एंड मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे बने हुए हैं फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी के अंदर जब प्रोटीन आ जाता है तो प्रोटीन की क्या होती है, फोल्डिंग होती है। प्रोटीन की फोल्डिंग क्यों होती है, क्योंकि प्रोटीन बिना फोल्डिंग के नॉन फंक्शनल होता है। अगर लीनियर प्रोटीन है, लीनियर प्रोटीन दैट इज नॉन फंक्शनल। लीनियर मतलब फोल्डिंग नहीं हुआ है, सिर्फ एमिनो एसिड चेन जुड़े हुए हैं, फोल्डिंग नहीं हुआ है। एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, नॉन फंक्शनल होता है। जब फोल्डेड हो जाता है प्रोटीन 3D शेप में, तब जाके वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी याद रखना कि इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल, लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल बाय वॉल्यूम। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल बाय वॉल्यूम। ठीक है, इतना क्लियर है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन को फोल्ड करता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है कि नहीं, इट कम्स अंडर, इट कम्स अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कम्स अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये बहुत बार पीओआईक्यू पूछा गया है, इस पे ध्यान रखना। कौन कौन से ऑर्गेनल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं, इसको ध्यान रखना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं, लाइसोसोम नहीं आता। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं स्मूथ ईआर का फंक्शन। स्मूथ ईआर क्या करता है, स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर क्या करता है, स्मूथ ईआर लिपिड सिंथेसिस करता है। स्मूथ ईआर लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस करता है। लिपिड क्यों सिंथेसिस करता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन को चाहिए होता है लिपिड, सेल मेम्ब्रेन को जो लिपिड चाहिए होता है दैट इज फॉस्फोलिपिड।
उसको सिंथेसाइज करता है। मैंने पहले भी फॉस्फोलिपिड के बारे में बता रखा है कि फॉस्फोलिपिड किससे बना है। इसमें तीन चीजें होती है, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, एच से फैटी एसिड जुड़ा होता है, और यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ा होता है, तो इस पार्ट को हम हेड बोलते हैं और इस दोनों को हम बोलते हैं टेल। समझ में आ गया? तो ये फॉस्फोलिपिड कौन बनाता है? ये फॉस्फोलिपिड स्मूथ ईआर बनाता है। ठीक है, स्मूथ ईआर फॉस्फोलिपिड बनाता है। ओके, तो ये हो गया ईआर के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी के बारे में, तो गोल्गी बॉडी क्या करता है मेनली? ये है गोल्गी बॉडी। इसमें तीन चीजें होती है, सिस्टर्ना, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। वेसिकल्स आपको दिख रहे हैं? ठीक है, ये वेसिकल्स हैं। सिस्टर्ना, ये इसको सिस्टर्ना बोलते हैं, और इसके अंदर ट्यूबल्स रहते हैं। ट्यूबल्स रहते हैं। इस फेस को सीस फेस बोला जाता है। इस फेस को बोला जाता है ट्रांस फेस, और ये एरिया को बोला जाता है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। ठीक है। सीस फेस क्या होता है? जो सीस फेस होता है कॉन्वेक्स होता है, एंड जो ट्रांस फेस होता है कॉनकेव होता है। ठीक है। जो सी स्पेस होता है, सपोज सी स्पेस से याद रखो, कमिंग इन, कमिंग इन। ट्रांसफेस से याद रखो, ट्रांसपोर्ट आउट, ट्रांसपोर्ट आउट। तो याद रखना, जब प्रोटीन एंटर करता है, प्रोटीन का सीस, गोल्गी का सीस फेस हमेशा ईआर की तरफ फेस करता है। गोल्गी का सीस फेस हमेशा ईआर की तरफ फेस करता है। ठीक है। गोल्गी सीस फेस फेसेस टुवर्ड्स ईआर। ठीक है, ईआर की तरफ फेस करता है। तो प्रोटीन एंटर करता है, सीस फेस में एंटर करता है, और अंदर क्या होता है? अंदर होता है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है अंदर। ठीक है। गोल्गी सीस फेस से एंटर करता है, प्रोटीन इसके अंदर मॉडिफाई होता है, और इस साइड पैकेज होके बाहर निकल जाता है। जैसे एक डिलीवरी सिस्टम है, जैसे एक सामान आता है उसको हम पैक करते हैं और वो डिलीवरी के लिए आउट हो जाता है, ऐसे ही सेम सिस्टम है। यहाँ पे ये एंट्री करता है, अंदर मॉडिफाई होता है, और बाहर से ट्रांसफेस से निकल जाता है, ट्रांसफेस से वेसिकल में निकल जाता है। ठीक है। तो कौन सा मॉडिफिकेशन होता है? जो मॉडिफिकेशन होता है
उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन में, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन में कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट एंटिटी जुड़ता है जाके किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन से क्या जुड़ता है? कार्बोहाइड्रेट एंटिटी जुड़ता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ये कहाँ पे होता है? ये गोल्गी में होता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है? गोल्गी में होता है, ठीक है। तो ये रहा गोल्गी का फंक्शन। ये जो मिडिल पार्ट में है इसको बोला जाता है मीडियन गोल्गी। क्या बोला जाता है? मीडियन गोल्गी। और इसी पार्ट में ही क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का फोल्डिंग कहाँ पे हुआ? प्रोटीन का फोल्डिंग हुआ ईआर के अंदर। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहाँ पे हुआ? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ गोल्गी के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये याद रखना, ये PYQ 2-3 बार आ चुके हैं, ठीक है। 2-3 बार ये PYQ आ चुका है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन है। उसके बाद हम देखते हैं लाइसोजोम के बारे में। जो लाइसोजोम है उसके अंदर क्या होता है? लाइसोजोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लगभग 42-45 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम पीएच 5 to 5.5 पीएच में काम करते हैं। कितने पीएच में वो एंजाइम काम करते हैं? अगर वो एंजाइम बाहर आ गया तो क्या वो सेल को डिग्रेड कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का पीएच ऑलमोस्ट 7.4 है। तो बाहर के पीएच में वो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। वो एंजाइम सिर्फ पीएच 5 to 5.5 में एक्टिवेट होते हैं। तो बाहर के पीएच में एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, इसी वजह से वो एंजाइम काम नहीं करेंगे। तो सेल ने ये मैकेनिज्म पहले बना के रखा है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं। लाइपेज होते हैं जो लिपिड को ब्रेक करते हैं। डीएनएज होते हैं जो डीएनए को ब्रेक करते हैं। आरएनएज होते हैं जो आरएनए को ब्रेक करते हैं। पेप्टिडेज होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। पेप्टिडेज होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, ठीक है। क्लियर है? लाइसोजोम को सुइसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन द केस ऑफ स्टारवेशन, मतलब सेल को खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? अपने ही ऑर्गेनेल्स को डिग्रेड कर देगा। ऑर्गेनेल्स को डिग्रेड कर देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सुइसाइडल बैग। सुइसाइडल बैग, ठीक है। सुइसाइडल बैग। समझ में आ गया? तो ये रहा लाइसोसोम के बारे में। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या है, ये किस किस को डिग्रेड कर सकते हैं, कौन से पीएच पे एक्टिवेट होते हैं, इसको सुइसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनल्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्लांट के कुछ ऑर्गेनल्स देखते हैं। प्लास्टिड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पहले एक स्टोरी सुनो।
कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल था और इसको एक यूकैरियोटिक सेल दिखा। इसने यूकैरियोटिक सेल को बोला कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, क्या मैं तुम्हारे अंदर रह सकता हूँ? मुझे रहने के लिए जगह मिल जाएगा। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल ने बोला कि रहने के लिए तो मैं जगह दे दूंगा, बट मुझे उसे रिटर्न में क्या मिलेगा? तो इसने बोला कि मैं ना तुमको एनर्जी प्रोड्यूस करके दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एनर्जी प्रोड्यूस करके दूंगा। फिर यूकैरियोटिक सेल ने बोला ठीक है, मैं तुम मेरे को एनर्जी प्रोड्यूस करके दे देना, तुम्हें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगा वो मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। ठीक है, और तुम मुझे एनर्जी प्रोड्यूस करके देना। तो इस वजह से इन दोनों की दोस्ती हो गई और जो यूकैरियोटिक सेल था उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आ गया। यही आगे जाके क्या बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस प्रोसीजर को बोला जाता है एंडोसिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, ये एक सिम्बायोसिस है, मतलब दोनों मिलकर रह रहे हैं। इसका प्रूफ क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक था? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्लाज्मिड होता है जो एक प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70S राइबोसोम होता है जो कि एक प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। ये प्रूफ है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे जगह से आया है, ये यूकैरियोटिक सेल में पहले नहीं था। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल था जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर घुस गया और एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा। ठीक है, तो जब ये घुस गया, ठीक है, जब ये घुस गया एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा, ठीक है, इसीलिए ये खुद का 5% प्रोटीन खुद बना लेता है। 5% प्रोटीन खुद बना लेता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, इसका प्लाज्मिड इसके पास है। तो इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है। बाकी 95% ऑफ द प्रोटीन ये किससे लेता है? बाकी 95% ऑफ द प्रोटीन ये सेल के न्यूक्लियस से लेता है। सेल के न्यूक्लियस से लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दोनों अभी मिलके रह रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। पहला क्वेश्चन जो रीनीट में आ सकता है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? पोरस होता है। पोरस मतलब कोई भी आउटर मेम्ब्रेन को पार करके इस तरफ आ सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल आउटर मेम्ब्रेन को पार करके इस तरफ आ सकता है, इसमें कोई गेट नहीं है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, तो ये पोरस है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन नॉन पोरस है। इनर मेम्ब्रेन अगर नहीं चाहे तो कोई मॉलिक्यूल उसके क्रॉस करके नहीं आ सकता। नॉन पोरस है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं मैट्रिक्स। इस स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया
कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एटीपी। ये कहाँ पे बनता है? इनर मेम्ब्रेन पे बनता है, इनर मेम्ब्रेन पे बनता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एटीपी। एटीपी बनाने की वजह से इसको पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस। और एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। ये जो एटीपी बनाता है ये इनर मेम्ब्रेन पे बनता है। कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनता है। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, याद रखना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसको डिस्कवर किया था किसने? ब्लेंडा ने, ब्लेंडा ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और इसका जो प्लाज्मिड वगैरह है, जो भी एंजाइम्स है, ये इसी के अंदर रहता है, मैट्रिक्स के अंदर रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर रहता है। समझ में आ गया? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम नेक्स्ट क्लास में प्लास्टिड और जो भी सेल वॉल, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स रह गए प्लांट के,